आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। मकर संक्रांति की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और पतंग उड़ाइएगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बहस की जरूरत है और इसीलिए आज हम हाजिर हो गए हैं। तो भाई मुद्दा क्या है आज का? भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन कौन सा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उस बोर्ड के उपाध्यक्ष और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब एक लंबा चौड़ा लेख वो लिखते हैं। पहले तो हमें लगा कि मदनी साहब ने बांग्लादेश या ईरान के मुद्दे पर कोई लेख लिखा होगा, जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे चिंतित होंगे। ईरान में जो महिलाएं और नौजवान युवा बाहर निकलकर आ गए हैं उस पर शायद कुछ लिखा होगा, क्योंकि बांग्लादेश पर मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट आ गई है जिसमें कहा गया है कि वहां पिछले 7 महीने से 116 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई है। कितना? 7 महीने और 116 अल्पसंख्यकों की हत्या। लेकिन अफसोस, मदनी साहब का जो ये पोस्ट आया वो बांग्लादेश पर नहीं था, ईरान पर ईरान पर भी नहीं था। मैं इसलिए रुकी हुई हूं ताकि आप ये सोच लें कि किस पर ये पोस्ट आया होगा और उसका जवाब दे दें, क्योंकि मैं तो आगे बता ही दूंगी आपको। 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ईरान में 2 हफ्ते में। अरशद मदनी साहब ने पोस्ट उसे लेकर नहीं किया। और ठीक है, कह सकते हैं भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, मैं क्यों यहां वहां की पोस्ट करूंगा। ठीक है, समझ में आता है। उन्होंने पोस्ट किया हिंदुस्तान को लेकर, फाइन। लेकिन तब हमारे मन में सवाल उठा कि हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया है कि अरशद मदनी साहब को सोशल मीडिया पर एक लंबा सा लेख लिखना पड़ा और ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ा जिसे पढ़कर आपको लगने लगे कि भारत में तो अल्पसंख्यकों की हालत बड़ी खराब है, बहुत बहुत दुखदाई स्थिति है। सांप्रदायिक शक्तियां रोज किसी मुसलमान का घर शायद जला रही है, शायद मुसलमानों को घरों से निकालकर बाहर मारा जा रहा है, शायद देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, शायद संविधान की अब कोई सुन नहीं रहा है, शायद कानून अब अपना काम नहीं कर रहा है। मतलब मदनी साहब के लेख को अगर आंख बंद करके आप उसका एहसास करने लगे, मतलब पढ़ तो आंख बंद करके नहीं पाएंगे। और इसीलिए मदनी साहब अपने चश्मे से 77 साल पहले की घटना को लेकर आज सांप्रदायिकता का लबादा पहना रहे हैं और कह रहे हैं, सुनिएगा गौर से, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर सांप्रदायिकता का सिर सख्ती से कुचल दिया जाता तो देश तबाह होने से बच जाता। मतलब मदनी साहब शायद भूल गए कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को तो इस देश में फांसी दे दी गई थी, उसका सर तो कुचल दिया गया था। एक भी शख्स उसके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या की जांच के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ कर दिया था कि इस हत्याकांड के पीछे कोई संगठन नहीं बल्कि कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। खत बार बार हमने आपको दिखाए हैं, ये रिकॉर्ड में है, कोई कहानी या कोई किस्सा नहीं बता रही हूं आपको। फिर किस सांप्रदायिक शक्ति का जिक्र मदनी साहब कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पाई। कहीं वो उन सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलने की बात तो नहीं कर रहे हैं जो तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के गिरने पर भारत में खिलाफत आंदोलन करने लगे? क्यों मदनी साहब? क्या वो सेक्युलर शक्तियां थी, या फिर वो सेक्युलर शक्ति जो एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने के खिलाफ केंद्र सरकार से भिड़ गई थी? मदनी साहब, मैं आपको बताती हूं, भारत का संविधान सेक्युलर और लोकतांत्रिक है और इसीलिए आप लोगों ने तलाकशुदा शाहबानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार के उस फैसले को पलटवा दिया था। जिस महिला को संविधान ने बराबरी का हक दिया था, आपने उस महिला से उस बराबरी के हक को छीन लिया था। आप लोग तैयार नहीं हो रहे थे, इतनी छोटी सोच थी आपकी, और आज सांप्रदायिकता पर लंबा लंबा लेख लिख रहे हैं। तब आपकी उंगलियों को किसने पकड़ लिया था, ये बताइए? आपने ये सेव डेमोक्रेसी वाला राग तब क्यों नहीं अलापा जब मौत की सजा पाए आतंकी याकूब मेनन के जनाजे में हजारों मुसलमान शामिल हो गए थे?
क्या तब आपको सेक्युलर और संविधान का स शब्द याद नहीं आ रहा था? आप तो मुसलमानों की ताकतवर बॉडी में बैठे हैं। तो बताइए कि मुसलमान में फैली कितनी कुप्रथाओं के खिलाफ आपने आवाज उठा दी? कीबोर्ड पर कितने दफे उंगलियां आपने दौड़ा दी? क्या 3 तलाक को खत्म करने के लिए लंबे लंबे लेख लिखे आपने? क्या हलाला के खिलाफ सामाजिक आंदोलन चलाया आपने? क्या वक्फ में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ा आपने मदनी साहब? क्या जिहाद का सही मतलब लोगों को समझाने की कोशिश की आपने मदनी साहब? क्या एक से ज्यादा शादी के खिलाफ कोई संदेश दिया? क्या कट्टरवाद के खिलाफ कोई मुहिम चलाई? मुझे जहां तक याद पड़ता है मदनी साहब, जवाब मुझे ना में ही मिलेगा। मुस्लिम समाज के इन ठेकेदारों की असल जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती, लेकिन जब कानून के हिसाब से बुलडोजर चलता है, जब संविधान के हिसाब से कानून बनता है, तब याद आता है विक्टिम कार्ड निकाल दिया जाता है, तब याद आती है सांप्रदायिकता। और अगर देश में सांप्रदायिकता बढ़ गई होती तो भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती। कुछ असामाजिक लोगों की तरफ से की गई लिंचिंग की घटना पर कानून सख्ती से काम करता। देश की राजधानी दिल्ली सहित देश भर में सैकड़ों मंदिरों को अतिक्रमण की वजह से तोड़ दिया जाता। अगर सांप्रदायिकता होती तो मुझे यह बताइए, अगर किसी एक धर्म का यहां पर राज है, मैं फिर दोहरा देती हूं, किसी एक धर्म का अगर राज है यहां पर, तो यह बताइए कि भगवा आतंकवाद कैसे आ जाता है? इसका नैरेटिव कैसे सब जगह फैल जाता है? लिंचिंग लिंचिंग लिंचिंग, क्या इस देश में हिंदुओं की लिंचिंग नहीं हुई तो फिर 2 साधु पाल घर में कैसे मर जाते हैं लिंचिंग करवाकर? देश की राजधानी दिल्ली सहित देश भर में सैकड़ों मंदिरों का अतिक्रमण हुआ था और उस वजह से उसे तोड़ दिया जाता है। कैसे? अगर यहां पर सांप्रदायिकता है, अगर किसी देश में कोई धर्म संविधान पर हावी होता है ना, तो मदनी साहब तस्वीरें बांग्लादेश और ईरान जैसी होती है। ना प्रदर्शन करने की आजादी, ना अपने धर्म को मानने की आजादी। शुक्र मनाइए आप सच्चे सेक्युलर विचार वाले मुल्क में रह रहे हैं, जहां बहुसंख्यक आबादी अपने धार्मिक ग्रंथों के ऊपर संविधान को रखती है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप पड़ोस के किसी देश में अल्पसंख्यक की भूमिका में होते तो शायद इतनी हिम्मत किसी की ना होती कि इतना चौड़ा पोस्ट इस बात को लेकर लिख दिया जाए जो यहां पर है ही नहीं। अरशद मदनी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर उस तरह की सांप्रदायिकता इस देश में होती तो सिमी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमीयत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन यहां बन जाते। बताइए कि इस देश में ऐसे कितने हिंदूवादी आतंकी संगठन बने हैं? एक नाम बताइए जो हिंदू कट्टरपंथ को फैलाने के लिए आतंकी संगठन बना रहा हो। एक नाम बताइए। ना फैक्ट्स ऐसे हैं जो ये बता सके कि भारत का हिंदू सांप्रदायिक है, और ना ही ये बताने की वजह बस कुछ धार्मिक गुरुओं ने सिर्फ ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये तो टिपिकल आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहे हैं। अरे बयान बहादुर कहां नहीं मिलेंगे आपको? इनके चश्मे से हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए पथराव में सांप्रदायिकता नहीं होती। कमलेश तिवारी से लेकर विकास यादव, पंकज नारंग, कन्हैया लाल की हत्या में कट्टरवाद नहीं होता। ताज्जुब इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह का चश्मा लाते ये कहां से है, और इन दोहरे चेहरे वाले रवैयों पर सवाल उठाने की हिम्मत कोई क्यों नहीं दिखाता है, खासकर उसी कौम से। और इसीलिए सवाल है कि 77 साल बाद महात्मा गांधी की हत्या को याद दिलाकर आखिर मदनी साहब हासिल क्या करना चाहते हैं? आतंकी घटनाओं पर चुप्पी साधने वाले ये लोग कानूनी कार्रवाई पर विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? और क्या मदनी साहब को सिर्फ मुसलमान ही बेचारे दिखते हैं? हिंदुओं के प्रति नफरत इन्हें दिखाई नहीं देती? आज इसी पर गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब स्क्रीन पर तो नहीं दिख रहे हैं, पर मुझे लगता है आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर और मिली क्रॉनिकल लंदन के संस्थापक जाहक तनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गौरव भाटिया, आपने वो जो लंबा चौड़ा पोस्ट है मदनी साहब का पढ़ ही लिया होगा।
उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता आज इसलिए उठ पा रही है क्योंकि कांग्रेस ने इनका सर कुचला नहीं। अगर इन ताकतों का सर पहले कुचल दिया जाता तो आज ऐसी हाय तौबा ना होती। रूबिका जी, सबसे पहले तो मदनी अरशद हों या इनके साथी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इनका जो अतीत है वो क्या रहा है ये दर्शकों को जानने का हक है। सबसे पहले अभी हमने देखा दिल्ली में दंगे हुए और ये भारत का मानना है, मैं पुनः दोहरा देता हूं, अगर आप एक मुसलमान महिला हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी बनती हैं तो सराखों पर है। हर नागरिक आपको चाहेगा, आप आदर्श बनेंगे, लेकिन अगर आप डॉक्टर शाहीन बनती हैं तो भारत कुचल देगा। लेकिन ये मदनी जी का कहना है कि मुस्लिम जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हाँ। जब उनको आरोपी बनाती है जांच एजेंसी। दूसरी बात, अयोध्या का हम सब जानते हैं फैसला सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस ने दिया, एक मत से दिया, लेकिन मदनी जी कहते हैं मैं अयोध्या का फैसला नहीं मानता और केवल मुसलमानों की बात करते हैं। ये कैसे भारतीय हैं, ये सवाल मन में जरूर आता है। तीसरा, आपको मालूम है असम में भड़काऊ भाषण देने के लिए 3 एफआईआर हुई थी मदनी पे ही। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति क्या कह रहा है, इसको जब हम देखते हैं तो इसका पूरा आकलन होना चाहिए। आकलन इस बात का होना चाहिए, भारत का मुसलमान है, भारत को मजबूत करेगा ना, तो मदनी जी तब क्यों चुप्पी साध लेते हैं जब अल्पसंख्यक बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, तब ये चुप रहते हैं। लेकिन ये खड़े किसके साथ होते हैं रूबिका जी? अफजल गुरु, याकूब मेमन। आपको मालूम है क्यों? जैसे आपका रिश्ता भारत से पहले धर्म बाद में है, मदनी जी का रिश्ता पहले धर्म से है, भारत बाद में है। और अगर बात संविधान की और शरिया कानून की आएगी तो ये शरिया कानून के साथ खड़े होंगे, संविधान के नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं, देखिए 56 मुल्क हैं जहां बहुसंख्यक हैं मुसलमान, वो सारे इस्लामिक हैं। भारत में बहुसंख्यक है हिंदू, फिर भी पंथ निरपेक्ष है, यहां बराबर से सम्मान है हिंदू और मुस्लिम का। मदनी जी को ये क्यों नहीं दिखाई देता है? यही सवाल आज करना पार्टी का समर्थन तो मदनी जी ने भी किया है। तो यहाँ पर पंकज जी यहाँ बैठे हुए ना, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। पंकज जी, सीधा सवाल ये है, ये किस तरफ इशारा करे मदनी साहब? आपने क्या ऐसा, मतलब कांग्रेस ने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि आज सारी जगह सांप्रदायिकता दिख रही है? ईरान नहीं दिख रहा, बांग्लादेश नहीं दिख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता दिख रही है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस सरकार ने सांप्रदायिकता से जितनी सख्ती से निपटने का काम किया, उसकी तो दूसरी मिसाल ही नहीं है। अब अरशद मदनी साहब को अगर ये नहीं मालूम है तो कोई क्या कर सकता है कि गांधी की हत्या के महज 5 दिन बाद 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब की जो सरकारी अधिसूचना है उसमें साफ लिखा है कि संघ के सदस्यों ने हिंसा, आगजनी, लूट, हत्या जैसी घटनाओं में हिस्सा लिया, अवैध हथियार जमा किए और सरकार को बदनाम करने का काम किया। सरसंघ चालक गोलवलकर और 25,000 से अधिक स्वयंसेवक गिरफ्तार किए गए, जेल भेजा गया। हिंदू महासभा पर पाबंदी लगाई। सांप्रदायिक घटनाओं में जो मुस्लिम संगठन लिप्त थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। मुस्लिम नेशनल गार्ड्स पे प्रतिबंध लगा, आपको पता है। नाथूराम गोडसे और बाकी षड्यंत्रकारियों का रेड फोर्ट में तेज ट्रायल चला, बहुत तेजी से, और 9 महीने के भीतर मुकदमा खत्म हो गया, फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद 7 दिन के भीतर अंबाला की जेल में गोडसे और आप्टे को फांसी पर लटका दिया गया। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त कार्रवाई होती है, बताएंगे अरशद मदनी साहब? मैं बताता हूं क्या होती है। कांग्रेस पर यह तोहमत लगाना कि उसने सांप्रदायिकता का ठीक से मुकाबला नहीं किया और सख्ती से नहीं निपटा, वरना देश की आज ये तबाही नहीं होती। अच्छा, ये भाषा मदनी साहब इससे की क्यों है? सख्ती और क्या हो सकती थी, है ना? आप यही सवाल पूछ रहे हैं मौलाना रशीदी साहब? इससे ज्यादा सख्ती हो सकती थी, और क्या चाहिए? असल में क्या है कि रूबिका जी, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ जी, आपने शायद उनके बयान को समझा ही नहीं। अच्छा, समझा दीजिए। वो तो दिफा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नफरत का, वो दिफा कर रहे हैं। अभी गौरव भाटिया ने लंबा चौड़ा बयान दे दिया, मदनी जी यूं हैं, मदनी जी यूं हैं। अरे आप समझो इस बात को, उन्होंने ये कहा है कि ये बीज आज और कल में नहीं बोया गया, ये तो उस वक्त से पनप रहा है।
आज जो भारतीय जनता पार्टी को दोष दिया जा रहा है कि 2014 के बाद में नफरत हो रही है, नफरत आज की नहीं है। गौरव भाटिया समझ ही नहीं रहे उस बात को और उठा के लंबा चौड़ा भाषण दे दिया गौरव भाटिया ने भी। हाँ हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए, नफरत किसी भी वक्त में हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, नफरत बुरी है, ये तो आप मानती हैं। बिल्कुल सही। आज देखिए, आज का जो माहौल है, कल रीवा मध्य प्रदेश के अंदर एक पंडित जी ने रोहित यादव की 12 इंच की चुटिया पकड़कर उखाड़ दी, और सिर्फ उखाड़ी नहीं, ये कहा कि ये चुटिया रखने का, कथा वाचन करने का, तिलक लगाने का अधिकार सिर्फ हमें है, आपको नहीं है। आप इसको सांप्रदायिकता नहीं मानती? यूपी के अंदर एक यादव ने कथा वाचन कर दिया तो उसको पकड़ के मॉब लिंच किया गया, मारा गया उसको, और उससे कहा गया कि यादव को अधिकार नहीं कथा वाचन करने का। इसको संप्रदाय नहीं कहते आप, ये सांप्रदायिक शक्ति नहीं है, सांप्रदायिक। दूसरी बात, हाँ। मैं आपको कई सारी वीडियो दिखाता हूं। रुकिए गौरव जी, लोग तीन जो और है मेहमान बाकायदा फिर मैं भगवा झंडा लेकर ये कहते हुए जा रहे हैं, देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ये ताकतें, हम ये कह रहे हैं कि ये ताकतें आज पैदा नहीं हुई, ये ताकतें कांग्रेस की देन है। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? आपने तो उठा के हमें दोष देना शुरू कर दिया। अच्छा, हम कह रहे हैं ये सारी ताकतें, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे कांग्रेस की देन हैं। कांग्रेस ने, मुझे याद है खूब अच्छी तरह, मुझे खूब याद, सुनिए, मुझे खूब याद है, हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो हम क्या सुनते थे? हम ये सुनते थे कि मंदिर में गाय का गोश्त डाल दिया गया, मस्जिद में सूअर का गोश्त डाल दिया गया। ये कांग्रेस के जमाने में होता था, ये उस वक्त की पैदावार है ये सब। अच्छा, बस एक सेकेंड, तो ये कह देना, ठीक है, यादव और ब्राह्मण तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अजलाफ, अशराफ, सुन्नी में शिया नहीं दफनाएगा, शिया में सुन्नी नहीं दफनाया जाएगा। हाँ, इससे उसका क्या लेना देना? रुकिए, अरे चुटिया खींच देने पर आपके बड़ा दर्द हो गया आपको। जाति तो हर धर्म में है। चुटिया खींचने पर दर्द हुआ ना आपको मौलाना साहब? मुझे दर्द हिंदू का हुआ है। वहां पर शिया का जनाजा, शिया शख्स है, सुन्नी कब्रिस्तान में पहुंच गया, उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल के फेंक दिया। रूबिका जी, क्यों? क्योंकि वो शिया था। रूबिका जी, ठीक है, या फिर वो निचली जाति का था, और ये जो अपने आप को खानदानी मुसलमान समझते हैं, उनके कब्रिस्तान में वो दफनाया नहीं जा सकता था। आपको यादव, ब्राह्मण, ये सब तो दिखाई देता है, चुटिया खींची दिखाई, लाश खींच दी वहां कब्र से। कितनी बार निकले हैं रशीदी साहब सड़कों पर? मैं जवाब दे रहा हूं। अभी 10 दिन पहले एक मुसलमान अथर नाम के लड़के को, सब्जी वाले को, घर से खींच के मॉब लिंच कर दिया गया। अभी हरिओम वाल्मीकि को यूपी के अंदर मॉब लिंच कर दिया गया, और एनसीआरबी का डाटा है कि 580 दलितों को मार दिया गया, 42 मुसलमानों को मार दिया गया, और जय श्री राम का नारा लगा। आप इसको सांप्रदायिकता नहीं मानते, आप इसको हिंसा नहीं मानते, आप इसको देश के खिलाफ बगावत नहीं मानते। एक सेकंड मौलाना साहब, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम खामोश रह जाते हैं। अब मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, वाल्मीकि यादव, जब आप किसी की हत्या या लिंचिंग की बात करते हैं तो बकायदा ढूंढ कर लाते हैं। अच्छा, हिंदू की बात ना करें हम। रुकिए, फिर आप कहते हो कि आप सिर्फ मुसलमान। रशीदी साहब, मैं बीच में नहीं बोली। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। रशीदी साहब, मैं बीच में नहीं बोली। अगर मैं हिंदू की भी बात कर रहा हूं, मैंने आपकी बात सुनी, रुक जाइए, बताइए। लेकिन चाहे वो पसमानदा हो, अशराफ हो, अजलाफ हो, सुन्नी हो, शिया हो, अहमदिया हो, बोहरी हो, सैफी हो, ये सब तो मुसलमान, लेकिन हिंदुओं में आप यादव ढूंढेंगे, वाल्मीकि ढूंढेंगे, अगड़ा ढूंढेंगे, पिछड़ा ढूंढेंगे। बहुत चालाक नहीं है आप? अगर मुसलमान बहुत चालाक नहीं है। जो आपने सारी लड़ाई जब लड़नी हो तो मुसलमान एक, और हिंदुओं में आप यादव वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस वाल्मीकि वर्सेस अगड़ा वर्सेस पिछड़ा करने लगेंगे। जो आपने शिया सुन्नी का वाकया बताया, अगर कहीं ऐसा हुआ तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बस, बहुत बढ़िया, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। शुक्र है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी आपके चाहिए। उस कड़े शब्दों की निंदा को किसी कढ़ाई में तल दीजिए सर, उससे कोई काम नहीं होगा। हाँ, हमारी तो हैसियत ही नहीं ना, कोई काम नहीं होगा। हम तो हिंदू के लिए बोले जम मरे, मुसलमान के लिए बोले जम मरे, अपनों के लिए बोले जम मरे, दूसरों के लिए बोले जम मरे। ज़ाहक तनवीर, दो और मेहमान और फिर मैं डिबेट ओपन कर लूंगी। हमारी बात की हैसियत ही नहीं है। ज़ाहक भाई, फिर आगे बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच रूबिका जी। देखिए रूबिका जी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम जब किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाते हैं ना,
तो एक उंगली उधर जा रही होती है तो हम ये नहीं देखते कि 3-4 उंगलियां हमारी तरफ पलट ये के आ सबके रही है। लिए, खाली मेरे लिए नहीं है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मौलाना साहब जो बता रहे थे कि भाई हिंदू धर्म में ऐसा 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 है, देखिए हम जिस धर्म को मैंने फॉलो हिंदू धर्म करते का हैं, नाम ही नहीं लिया अब भाई। वो नहीं बोले बीच में। सुनिए, हाँ, सुनिए। नहीं ये बोला। गलत जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, मैंने मत जाइए हिंदू भाई, धर्म गलत लिया मत क्या? जाइए। ओके, मत सुनिए, जाइए सुनिए। भाई। इनको बोलिए कि देखिए, हिंदू हम- धर्म का बीच में मैंने मत नाम नहीं बोलिए लिया। ना, मौलाना आप क्यों साहब। हिंदू मुसलमान वर्सेस कर रहे हैं? अरे अच्छा, आप ही ने ठीक है, किया। सुनिए, नहीं, इन्होंने किया। आपने किया। इन्होंने किया। सुनिए सुनिए शुरुआत सुनिए आप- मैंने मौलाना हिंदू साहब, धर्म पर एक लफ्ज नहीं बोला। हाँ, ठीक है, ओके एक साहब। लफ्ज उनके नहीं पास बोला। जो प्रॉब्लम्स हाँ, है, ठीक है। अब उनके पास जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें, उसको ओन अप अरे तो करें। जवाब दीजिए। मैं तत्वों ये पे बात नहीं कीजिए। आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरों आप को हिंदू उलझाने का धर्म को काम क्यों बोले। कर रहे हैं भाई? उलझाने का नहीं, आप जो है वॉटरबाउटरी कर रहे हैं यहाँ पे, आप जो है सिर्फ एक सिक्का उछालने की मैं कोशिश क्या कर कर रहे रहा हैं। हूं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना काम कीजिए ना। रुकिए ना मौलाना साहब, रुकिए ना। अच्छा चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ, मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी आपने साहब मान ने लिया जो कि अभी अभी तक मुद्दे पे नहीं थे आप। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है, सुनिए ठीक ना, है। सुनिए ना आगे मौलाना साहब, ये मस्जिद की कमेटी थोड़ी है कि आप बहस कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए बात को हमारी। बढ़िए। रशीदी साहब, आवाज नहीं जाएगी। हाँ प्लीज। फिर आ गए आप हिंदू मुसलमान पर। रुकिए ना जाक भाई, प्लीज कंप्लीट क्विकली। जी रूबिका जी, देखिए मौलाना अरशद मदनी साहब 70-80 साल पुराना वाकया अभी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म जो है इंडिया के अंदर फैला है। मौलाना अरशद मदनी साहब जो है 16 अगस्त 1946 को होने वाले डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में क्यों नहीं बात करते, जिसमें मुस्लिम लीग ने हिंदुओं का कत्ल किया था बंगाल में, और फिर जो है अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग किया था और ट्राइबल्स को, मिलिशियास को वहां पे मोबिलाइज किया था, और ये सब इस्लाम के नाम पे हुआ था। हमारा इस्लाम इसमें बदनाम हुआ, हमारे इस्लाम की किताबें इसके अंदर इस्तेमाल हुई, तो कभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो 70 साल पुरानी बात कही है इसके अंदर ये चीज़ें क्यों मेंशन क्यों नहीं की? और एक बात यह है कि इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट पनपता है, इसके ऊपर कभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने बात क्यों नहीं की? हाल ही में शमाइल नदवी साहब का एक वीडियो काफी मशहूर हुआ जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है, शरिया हमारे लिए पहले आती है। तो इस तरीके के माइंडसेट के ऊपर हमारे मौलाना साहब, हमारे अरशद मदनी साहब क्यों नहीं बात करते? ये सारा प्रॉब्लम देखिए, सारा प्रॉब्लम ये अल-फलाह को लेकर है, क्योंकि अल-फलाह अभी जो है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आ चुका है। ईडी ने उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि 5 मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। तो अगर इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म होता, मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की चीजें होती, तो फिर ये होता ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया टुडे की आप रिपोर्ट जाके पढ़ लीजिए, जिसके अंदर उसमें यह बताया गया है कि इंडिया में माइनॉरिटीज ही नहीं, माइनॉरिटीज के अंदर रहने वाले सब सेक्ट्स भी महफूज हैं। इंडिया के अंदर आपको शिया भी मिलेंगे, सुन्नी भी मिलेंगे, बरेलवी भी मिलेंगे, देवबंदी भी मिलेंगे, देवबंदी में हयाती भी मिलेंगे, ममाती भी मिलेंगे, अहले हदीस, सलफी, हर कोई आपको इंडिया के अंदर मिलेगा। नहीं, पर प्लीज और आप जाक भाई प्लीज 20 सेकंड्स में मुझे ये बताइए, मदनी साहब ऐसा पोस्ट क्यों करेंगे जब बिल्कुल बगल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, वहां ईरान में औरतें जो हैं वो अपने बुर्के से आजादी चाह रही, क्यों मदनी साहब इंडिया में सांप्रदायिकता का सर कुचलने के बातें याद दिलाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में 1947 में 14% हिंदू थे, आज जाके 3% हो गए हैं। बांग्लादेश के अंदर 23% थे, आज जाके 9% हो गए। इंडिया में उस टाइम पे 9% मुसलमान थे, आज 18% हो गए। तो माइनॉरिटीज कहां पे महफूज हैं, कहां पे नहीं है, ये डेटा खुद बताता है, हमको बात करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आई थिंक फराज भाई ये फैक्ट साफ तौर पर समझ में आ जाते हैं। बस सर पहले 2 ओपनिंग हो जाए, वो गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले ओपनिंग, उसके बाद में आ रही हूँ। फराज भाई। हाँ, देखिए रूबिका जी, मैं शुरुआत करूंगा आपके ओपनिंग, आपका जो एड्रेस था उसमें 2-3 बातों से मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहली बात तो आपने ये कही कि नाथूराम गोडसे को फांसी हो गई, बिल्कुल फांसी हो गई। उसके बाद में आप रिवाइंड करके देखिएगा, आपने कहा कि एक भी शख्स ऐसा बता दीजिए कि जिसने उसका साथ दिया हो या उसका समर्थन किया हो। मैं 2 नाम बता देता हूं आपको, एक ही क्या करिएगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने बहुत बड़ा देशभक्त बताया था और महात्मा बताया था। उस वक्त साध्वी प्रज्ञा पैदा हो गई थी क्या? अब यही तो प्रॉब्लम है। सुनते हैं नहीं, रिवाइंड कर दीजिए रूबिका लियाकत, रिवाइंड करने की जरूरत नहीं, दिमाग में चलता है सब। साध्वी प्रज्ञा पैदा हो गई थी 47 में, 48 में। नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन वो कर रही थी कि नहीं कर रही थी, आप ये बताइए। अरे मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से बोलिए ना। आप क्या बोल रहे हैं कि रूबिका लियाकत उस वक्त नहीं, अभी मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। कोई खड़ा हुआ था, नारे लगे थे, निकले थे? अरे नहीं, उसकी अंतिम यात्रा में जैसे यहाँ आतंकवादी के जनाजे में निकले थे, हिंदू निकले थे। बता दीजिए कितने। रूबिका, प्रॉब्लम यही है ना कि जब अब पूरा मुझे बोलने दी, अभी तो शुरुआत हुई, आप भड़क गई। और दूसरा नाम सुन लिया, अभिजीत गंगोपाध्याय। उनसे जब आपकी जैसी एक काबिल एंकर ने पूछा कि गोडसे और गांधी, तो उन्होंने बोला आई विल हैव टू थिंक ओवर इट। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया।
और उनको एमपी बनाया। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बात कही भाई, 110 अब करोड़ सुनिए, हिंदुओं में 2 नाम लेकर आए आप, माशाल्लाह, ये 2 हिंदू नाम मुस्लिम क्यों लेकर बना आए रहे आप। हैं? 110 करोड़ हिंदुओं में 2 नाम नाथूराम गोडसे के फेवर में खड़े होने वाले। वाह, क्या काम किया, क्या मेहनत करते हैं आप, कसम खुदा की। अरे अभी तो सुनिए, अभी मेहनत देखी कहा आपने, आगे तो सुनिए। अभी मेरी प्यारी छोटी बहन, आपने ये बोला कि देश में कानून के तहत जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तब फिर आप ये कहिए आज कि इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट झूठी, फिर आपको ये बोलना पड़ेगा। क्योंकि कैसे? ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये आपके दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि इसको देखें। हिंदुस्तान टाइम्स 28 दिसंबर 2025 पेज नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर रेज्ड सैंस हियरिंग, हाई कोर्ट इंपोजेस ₹20 lakh कॉस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया, क्योंकि बिना सुनवाई के स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। अब कहिए हाई कोर्ट झूठा। उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस मार्च 2025 की खबर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, गौरव भाटिया जी तो इतने सीनियर वकील हैं, इनको पता होगा, संजीव खन्ना जी ने क्या टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। तो रुबिका जी, आपका ये दूसरा वहां पर जो है वो पूरा धराशायी हो गया। फिर अब मैं आ धराशायी, जाता हूं, फिर आप मुझे मत दोष दीजिएगा जब मैं आपको फैक्ट चेक करूं, फिर बाद में मत कहिएगा तो कि इसमें रुबिका क्या जी आप अरे गड़बड़ी मैं कर तो जाए। आपको नहीं सामने नहीं, सामने दिखा रहा हाँ हूं। तो मैं आपको बता देती हूँ ना, जब मैं बुलडोजर की बात कर रही हूँ तो ये जो आप ये जो दिल्ली में मस्जिद के अगल बगल अतिक्रमण हुआ था, मैं उसकी बात कर रही थी, ठीक है। नहीं, आपने और सुनिए, अगर हाई कोर्ट को बुलडोजर एक्शन पर फुल स्टॉप लगाना था तो कोर्ट कहता था सीधे तौर पर, सरकार की इतनी औकात, कोई हैसियत कि बुलडोजर चला देगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए या हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। गौरव भाटिया जल्दी से जवाब दीजिए और उसके बाद हर्षवर्धन जी। बस सर, मैं अब डिबेट ओपन कर रही हूँ। गौरव भाटिया 40 सेकंड का रिबटल। हर्षवर्धन जी बस मैं आ रही हूँ आपके पास 40 सेकंड बाद। रुबिका जी, थोड़ा समय चाहिए होगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, जो अभी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता, मुजफ्फरनगर दंगे याद रखिए, जो आरोपी था वो मुसलमान मौलाना नजीर था, उसको चार्टर भेजा था अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास लाने के लिए, और मोहम्मद हरून का जजमेंट पढ़िएगा। उन्होंने कहा था अखिलेश यादव की सरकार नाकाम रही कानून व्यवस्था बनाए रखने में। मुझे यकीन है कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी आपकी उतनी ही आस्था होगी। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, याकूब मेमन के साथ खड़े होने वाले अखिलेश यादव, अफजल गुरु की पैरवी करने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी, आपको मालूम है इनका मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में। रुबिका जी, ये देखिए, ये मैनिफेस्टो सपा का अंदर क्या कहता है, अगर आतंकवादी मुसलमान होगा तो उसके मुकदमे वापस लेंगे, और जब सत्ता में आए मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसी लताड़ लगाई और वापस नहीं लेने दिए, बाद में वो मुलजिम हुए और उनको जेल जाना पड़ा। तीसरी बात, ये वो समाजवादी पार्टी है जो मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका बताती है। बहराइच में इनकी पार्टी का ट्वीट है, मुस्लिम इलाके से हिंदू का जुलूस जा रहा था इसलिए पत्थर चलाए गए। अब मैं आता हूं जरा रशीदी पे, मैं उनको मौलाना नहीं मानता। रुबिका जी, आप एक मुसलमान है, एक भारतीय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मस्जिद जाती हैं, आप मस्जिद जाती हैं, आपको सनत थोड़ा एक बीच में ना बोले, ये जो भी है रशीदी को कहिए चुप होइए। रुबिका जी, गलत बात, मैं तो मौलाना मानती हूं, मैं आपकी बात पूरी नहीं करूंगा। इनके। अच्छा मुझे बताइए, मैं हर्षवर्धन जी भी मानते हैं मौलाना। मैं मदरसे से बाकायदा फारिग तहसील हूं, सनद है मेरे अपनी पास। बात तब इनके मानने से क्या होगा? नहीं अरे गौरव भाटिया, इनके न मानने से क्या गौरव होगा? भाटिया जी वो नहीं, अरे इसका बकायदा मैं सर्टिफिकेट कह दूं ये मिलता है। वकील नहीं है, कुछ हो जाएगा मेरे कहने से? अच्छा ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया प्लीज अलाउ मी सम टाइम। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद मैं रशीदी साहब और आप। हाँ, मैं आपके पास आ जाऊंगी सर। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी देखिए, मामला कहां से कहां पहुंच गया। शुरुआत इससे हुई थी कि सांप्रदायिकता फन फैला रहा था, उसको कुचल दिया जाता, तो आज की तारीख में हम उस स्थिति में नहीं होते। मैं तो वो स्थिति ढूंढ रही हूँ, मुझे तो दिख ही नहीं रही वो स्थिति कौन सी है जहां मदनी साहब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुठे झाला बढ़िया है, अभी महाराष्ट्र का चुनाव भी आ रहा है। देखिए रुबिका जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अरशद मदनी 1947 के बाद पाकिस्तान नहीं गए और यहाँ रहकर ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिख रहा है।
आज जब वो चिंता कर रहे थे, आपने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन हमारे किसी विद्वान साथी ने जो इसके अरशद मदनी के लिए अलग अलग तरीके से कवर फायर दे रहे हैं, किसी ने नहीं सुना कि भाई ने ईरान की बात की, न बांग्लादेश की बात की, न पाकिस्तान की बात की। हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान क्या किसी को कोई समस्या नहीं है। एक सज्जन आए, वो मौलाना तो मैं भी मानूंगा, लगा हुआ है नाम के आगे सनद भी है, उन्होंने बताया तो मैं मानूंगा। वो क्या करके आए, लॉ एंड ऑर्डर की 2-3 समस्याएं उठा के लेके आए और हिंदू को जाति में बांटकर उनको मजा आ गया। ये मौलाना है, दुर्भाग्य है ये, अगर मौलाना ऐसा है तो। फिर आगे क्या है, उन्होंने अरशद मदनी की बात को दूसरे सज्जन ने क्या किया, जाने क्या क्या खोज के लाए कि रूबिका जी आपने एक लाइन में कहा था एक आदमी खोज के लाओ, तो प्रज्ञा ठाकुर और अभिजीत जी ने बोला, उसको लेके आ गए। वो वैसे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन मूल मुद्दे पर अभी तक बात नहीं हुई। ईरान में हिंदू हैं क्या? गोली मुसलमान पर चल रही है, मर मुसलमान रहा है, लड़की हिजाब के बिना निकल गई तो घर वापस नहीं लौट रही, माओ को लाउड स्पीकर पर डराया जा रहा है, बच्चा बाहर निकला तो उम्मीद मत करना कि लौट के आएगा। और यही वाली बेईमान गिरोह जमात क्या करती थी, वो कहते थे नहीं गजा बोलो, गजा अच्छा से बोलना नहीं आता, तो हम लोग तो भाई जैसे आता गाजा बोलते हैं, गाजे बोलेंगे, तो कहते नहीं गजा बोलो। वहां वो बड़े दुखी थे और हम तब भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं, लेकिन इजराइल मारे तो वो इनको कष्ट होता है, खामेनेई की सरकार मारे तो इनको कष्ट नहीं होता, यूनुस की सरकार मारे तो इनको कष्ट नहीं होता। और इसीलिए इनको सांप्रदायिकता दिख रही, क्योंकि ये उस नजर से देख रहे हैं जहां इनको तालिबान जैसा शासन चाहिए, ईरान जैसा शासन चाहिए, पाकिस्तान जैसा शासन चाहिए, बांग्लादेश। ये हिंदुस्तान चाहते नहीं है, भारतवर्ष चाहते नहीं, हिंदुओं को समाप्त कर देना चाहते थे अरशद मदनी। एक लाइन में बात यह है, इसीलिए इनको जो 3 पैरोकार आपके खिड़कियों में खड़े हुए उधर बात करने से डर रहे हैं। डर रहे हैं ना मौलाना साहब? नहीं, मैं क्यों डर रहा हूँ? नहीं, सब डर रहे हैं। नहीं, देखिए दिक्कत पता क्या है, अब वो गजा कहाँ गया? अब ईरान में, ईरान नहीं, ऑल आइज ऑन ईरान। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हर्षवर्धन जी मेरे बराबर में बैठे हैं, पत्रकार हैं, मैं ऐसे शब्द उनके लिए नहीं बोलूंगा जैसे उन्होंने मेरे लिए बोल दिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सम्मान करता हूं, बड़े हैं। मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा, सुनिए, मौलाना है, मौलाना हो कि अगर हिंदू जाति जाति अच्छा सुन लीजिए, ये तो कोई बात नहीं, परवरिश की बात होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम जिस देश में बैठे हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, हम बात उसकी करेंगे ना। हम बार बार पाकिस्तान चले जाएं, बार बार बांग्लादेश चले जाएं, बार बार ईरान चले जाएं, बार बार तुर्कमेनिस्तान चले जाएं, हम यहाँ की बात ही नहीं करते। अरे तो गाजा फिलिस्तीन के लिए जुलूस क्यों निकाल रहे थे? मैडम पहले बताइए रूबिका जी, मौलाना साहब, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं, बताइए क्यों निकाल रहे थे? सुन लीजिए ना, जुलूस क्यों निकाल रहे थे? मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए ना, मैं बता तो रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। इनकी दिक्कत पता क्या है? इनकी दिक्कत यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित है ही नहीं, इनकी दिक्कत बाहर का हिंदू और बाहर का मुसलमान है। अरशद मदनी ये बाहर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, यहां रहते हैं तो मस्जिद में जाना, टोपी लगाना गुनाह है, जुर्म है, नहीं लगाते। ये इनकी मानसिकता है। हमारी मानसिकता क्या है कि कहीं अगर कोई इंसान मरता है तो वो इंसान मरता है। ईरान कहाँ गया? तो ईरान पर कलेजा क्यों नहीं कांप रहा है आपका मौलाना साहब? देश में सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि हिंदू नेता टोपी लगाए और मस्जिद जाए? देखिए, एक मिनट, ये जरा आप इसको क्लियर तो कर दीजिए। एक लाइन नहीं, मैं भी नहीं बोलता, लेकिन ये जो बात आपने कही, हिंदू नेता टोपी लगाए और मस्जिद जाए, नमाज पढ़े, तभी सेकुलर होगा। मैंने कब बोला? तो आपने क्यों कहा? मैंने तो बोला ही बात करते, आपको बुरी लग गई तो आप क्यों ही कह रहे? मैंने बोला क्यों वो करेगा? मैंने क्यों वो करेगा? मैं तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हूं, नहीं कि अच्छा किया उसने, आप यही, लेकिन आपकी मानसिकता बता रहा हूं। अब सुनिए, तो फिर आप उसको क्यों गलत तरीके से पेंट कर रहे हैं? सुनिए, फ्रॉड सेकुलरिज्म क्यों चलाने की कोशिश? मौलाना रशीदी साहब, एक सेकंड, गौरव भाटिया भी आपसे सवाल पूछना। ये देखिए, ना रुकिए, मैं सारे व्यूअर्स से ये दरखास्त करूंगी कि आप सिर्फ ये टाइप कीजिए, इंडियन मुस्लिम ऑन गाजा, प्रोटेस्ट ऑन गाजा। आप टाइप करेंगे ना तो आपको इस तरीके की कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगेंगी जब आप लिखेंगे तो, ठीक है? अब मैं ऑन एयर लाइव डालती हूं, इंडियन मुस्लिम ऑन, क्या डालूं? एक सेकंड रुकिए त्रिपाठी जी, क्या लिखूं? इंडियन मुस्लिम ऑन ईरान। एक चीज और डाल लीजिए मेरे कहने से, बोलिए। इंडियन हिंदू ऑन बांग्लादेश, ये भी डाल लीजिए। वो सब निकले हुए हैं, वो भी डाल लीजिए। अरे मैं कह रही हूँ सब निकले हुए हैं, वो भी बता दीजिए, सब निकले हुए हैं। अब इंडियन मुस्लिम ऑन हिंदू कर सकता है, अरे इंडियन मुस्लिम ऑन गाजा कर सकते हैं, ईरान क्यों नहीं कर रहे हैं? कर सकता भाई, ईरान क्यों नहीं कर रहे? गौरव भाटिया, बड़ी अजीब सी कहानी। क्या लगता है ईरान पर मुसलमान क्यों नहीं जाग रहा? देखिए, गाजा पर तो जाग रहा है, ईरान पर मुसलमान क्यों नहीं जाग रहा है? गौरव भाटिया स्क्रीन पर
नहीं सर, किसी की आवाज नहीं। मैंने व्यूअर्स से पूछा है, आपसे नहीं पूछा। आप बेफिक्र हो जाइए। गौरव भाटिया नजर नहीं आया ना, बांग्लादेश की एम्बेसी नजर नहीं आई, विश्व हिंदू परिषद नजर नहीं आया, ऐसा है। चर्चों में जाकर बात मत कीजिए ना रूबिका मौलाना जी, अब साहब। शांत कराएंगे तो गौरव मैं भाटिया बोलूं। स्क्रीन बीच में ना पर, बोलूं। गौरव भाटिया स्क्रीन पर, और मैं व्यूअर्स से कहूंगी इस बीच प्लीज टाइप भी कीजिएगा। हाँ गौरव भाटिया, वाई, ऐसा क्यों भाई? देखिए, रशीदी को मैं चुनौती देता हूं। 56 इस्लामिक मुल्क हैं क्योंकि बहुसंख्यक मुसलमान हैं। भारत में 84% हिंदू हैं, फिर भी हम पंथनिरपेक्ष हैं। ये हमारी सहिष्णुता है और यही हमारी ताकत है। रूबिका जी, आपने बात करी ईरान की, वहां के मुसलमान के लिए कह रहे हैं तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्या ये बोले थे? उगर मुसलमान है चीन में, उनको जो टॉयलेट्स है वहां बंद कर रखा है, धर्म परिवर्तन किया है। आपने कभी देखा है कि बोले? अब चलिए बात करते हैं भारत की। ये अपने आप को मौलाना बुलाते हैं। मैं दो बातें इनसे पूछना चाहता हूँ। रूबिका जी मुसलमान है, मस्जिद जाती है, अब बीच में ना बोले। देखिए बदतमीजी ना करे रूबिका जी, ये तरीका नहीं है, वरना दो कौड़ी की हैसियत नहीं है इनकी। और मैं ये बदतमीजी सुनना नहीं चाहता हूँ। मेरे बीच में ना बोले, बस इतना मौलाना साहब रुकिए ना, मौलाना साहब दो रुकिए कौड़ी ना। की हाँ, इनकी ठीक है, ये हैसियत सवाल नहीं मैं है। पूछती हूँ रात में आपका। डिबेट करा रहे हैं। मैं सवाल बात पूछती हूँ कराइए। आपका। ऑलराइट, मैं बात सवाल कराइए। पूछती हूँ। हाँ, आप मेरा आप सवाल। लोग चीन के मेरे दो रिप्रेजेंटेटिव से सवाल मिल हैं। रहे थे कि नहीं मिल रहे थे दफ्तर नहीं। में आपके बीजेपी के? मेरे दो सवाल है। पहले मैं अपने सवाल रख लूं, फिर आपके सवाल का उत्तर भी दे दूंगा। पहला सवाल है, सांप्रदायिकता पे आज चर्चा हो रही है। ये साजिद रशीदी का बयान है जिसमें वो कहते हैं आज मुसलमान खामोश है लेकिन तब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। ये अयोध्या की बात कर रहे हैं। क्या ये भड़काऊ और सांप्रदायिक नहीं है? और अगर मर्द के बच्चे हैं तो बोले यहां पे कि ये बयान इनका है, ये सांप्रदायिकता है कि नहीं है? दूसरी बात, मौलाना किसी महिला को कहते हैं कि वो नंगी है, उनकी पीठ नंगी है। मैं पूछना चाहता हूं, मस्जिद में कोई महिला कैसे जाएगी? ये मौलाना तय करेंगे और हम लोग यहां पे सहेंगे? ये रूढ़िवादी सोच। सुनिए, बकवास बंद, बकवास बंद। मेरी बहन है, मेरी बहन है, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारी गंदी नजरें जो महिलाओं को इस नजर से देखती है, और आज तक माफी तुम्हारे नहीं मांगी। जैसे मौलाना मुलायम पे सिंह ने कहा भारत लड़के के हैं, नागरिक लड़कियां हो घूमते जाती हैं। हैं। रूबिका आपको जी, शर्म आती मेरा है? सवाल आपसे, आप ही मेरा कहते थे इनसे कल ये सवाल नहीं बात, है। मेरा आप ही इनसे कहते थे सवाल- समाजवादी को कल ये बात, छोड़िए। और बेशर्मी से आज जो आप- महिला को सर्टिफिकेट देने वाले तुम कौन होते अरे हो? तो इसका मतलब मस्जिद में कैसे नहीं जाए, समाजवादी के तुम्हें क्या साथ है? नहीं खड़े बोलो। हैं मौलाना साहब, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। अरे 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 एक सेकेंड, समाजवादी मौलाना साहब, समाजवादी पार्टी के मतों से सामने वाला अगर अग्री नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये कि समाजवादी पार्टी की किसी महिला पर कोई भी गंदी, कोई ओछी बात करेगा उसका समर्थन कर देंगे गौरव भाटिया? पर माफी मांगी, क्या समाजवादी ने माफी मांगी? आज तक माफी मांगी? अरे समाजवादी आज तक पार्टी माफी अलग मांगी? है, डिम्पल और यादव अलग है। ये बीजेपी के प्रवक्ता बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी अलग है, डिम्पल यादव अलग है। महिला है वो, उसका सम्मान कीजिए आप। ये गौरव भाटिया, देश की तमाम किसने महिलाएं वकालत खड़ी किया? होंगी डिम्पल यादव के साथ, वो चाहे किसी पार्टी से हो। फराज ईमान की किदवई बात है। बताइए क्या मुझसे- कहेंगे आप इस पर? मुझसे बात कर रहे हैं? आज भी खड़े रहेंगे इस दकियानूसी सोच के साथ? अरे आप मुझे रूबिका जी एक बात, महिला ने एक शालीन ड्रेस कोड पहना हुआ था और आपको वहां पर गंदगी दिखाई दे रही थी। जायज हो गया, उसको बार बार क्यों लाया जा रहा है? इनसे पूछिए। तो फिर आप गौरव मायावती भाटिया पर अगर क्यों हिम्मत गए? है, तो आपने उसे समाजवादी जायज से क्यों ठहराया पूछिए मौलाना? कि गेस्ट हाउस कांड के लिए माफी अरे मौलाना तो उसे जायज क्यों ठहराया लड़के आपने? हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, माफी मांगी कि नहीं मांगी? ये पूछ देखिए, लीजिए अगर हिम्मत ये है। देखिए, देखिए वापस इस पे जा रहे हैं। अरे बकवास पहले करते हो अपने बिलावल कुकर्मों का ये लगता हिसाब है दो। कि आज सब कुछ रूबिका एक शर्मसार कर मुसलमान दिया है, साजिद रशीदी वो ने। मैंने क्या कैसे कपड़े शर्मसार पहने मुझे नहीं हुए, पता तुम्हारा था कि ठेका इतनी है। आपकी तुम निम्न बताओ स्तरीय उधर। सोच है। आपने एक बार गलती की, कह रहे हैं माफी मांग लिया, फिर से वही घटिया हरकत कौन कर सी रहे हैं। गलती करती मैंने? आप डिंपल जी के ऊपर जो टिप्पणी आपकी थी वो आपकी उसी घटिया सोच को दिखाता हो, आप उसी को फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। अजीब और आप आदमी ये आप, कह रहे हैं मैंने क्या कि गौरव justify भाट- कर दी भाई? आप ये कह रहे हैं मैं कि ये गौरव कह रहा भाटिया हूं। इसलिए न खड़े हो क्योंकि वो आमने सामने की विरोधी पार्टी। आप किसी महिला के ऊपर टिप्पणी कर देंगे और दूसरा कोई इसलिए न बोले कि वो विरोधी पार्टी आपस में सलाम लड़ते है हैं। आपकी सोच को, कमाल जनाब। कर दिया आप। सलाम है आपकी सोच कमाल को। कर दिया आप। इतनी गंदी थोड़ी- मानसिकता आपकी थोड़ी तो आप- मेरे बारे में, क्योंकि मैं अरे मुसलमान हूं।
ओहो, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, इतनी गंदी सोच आप आपकी है। मुसलमान मेरे हो, बारे में, विक्टिम और गौरव कार्ड, भाटिया हिंदू हैं, वो पर्स इतनी है आपके गंदी पास, सोच मेरे बारे में। हर्षवर्धन जी पर्स है आपके पास, पर्स है, आप पर्स पत्रकार है, हैं। पर्स है, हाँ कमाल कार्ड्स की वगैरह बात है, है। हाँ, निकालिए कमाल जरा की उसे, बात है। निकालिए देखिए जरा। मैंने गलत सोच का परिचय दे दिया। ये देखिए इसमें अजीब आदमी। ये फला कार्ड है, ये महिलाओं पे गलत टिप्पणी ये करोगे। कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है, हाँ आइडेंटिटी मेरा भी ले कार्ड लीजिए है। ना। नहीं, आपके पास तो सिर्फ विक्टिम मेरा कार्ड भी होता ले है, लीजिए। आपके पास नहीं, ये मेरा भी ले लीजिए। हर्षवर्धन जी के पास मेरे डेबिट पास भी कार्ड है, मेरा क्रेडिट कार्ड है, प्रेस आधार इंडिया का कार्ड भी है, कार्ड है, पैन कार्ड भी है, हाँ, सारा उनके है पास मेरे विजिटिंग पास। कार्ड है, मेरा भी तो ले लीजिए। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास आपको स्कूल भी के इन्हीं कुछ का उनकी दिखेगा, मेरा बेटी नहीं के कार्ड दिखेगा। है, आपके पास एक ही कार्ड है, आपके पास विक्टिम कार्ड है, इसके मुझे अलावा कोई शर्म कार्ड आती है है ऐसे नहीं। लोगों के साथ बैठने में। शर्म आपको जिनको आनी सिर्फ चाहिए, हिंदू दिखता है, मुसलमान नहीं आनी दिखता। चाहिए आपको शर्म। मुझे शर्म आती है। गौरव भाटिया रूबिका, कई मुझे बार शर्म आती है। समाजवादी ऐसे पार्टी लोगों के साथ की बैठने में, भर्त्सना कर जिनको चुके सिर्फ अलग हिंदू अलग नजर मंच आता है। पर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ अक्सर उनकी और तो डिम्पल नोकझोंक जी के होती लिए है, हम लोग हिंदू लेकिन होने आज की वो वजह से नहीं। डिम्पल यादव के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि महिला की इज्जत के साथ खड़े रहना है। और आप मायावती मैं का कह रहा हूं, याद apologize हो दिलाकर गया कह रहे हैं कि जो फिर आप किया उस वो पर सही बात कर कर रहे दिया है। नॉनसेंस सर, आज तक साड़ी नॉनसेंस। खींचने पर माफी नहीं मांगी। बात कहाँ थी, आज तक कहाँ लौंडे पहुंचा हैं, दिया? गलती हो जाती है पर माफी नहीं तो मांगी। इसका मतलब और यह है मेरे कि आप ऊपर बात डिम्पल कर रहे हैं यादव की आप, पीठ क्योंकि पर मैं कुछ भी मुसलमान बोल देंगे हूं। सर। मुझे टारगेट किया नॉनसेंस जाएगा है क्योंकि सर, मैं ये मुसलमान हूं। नॉनसेंस है ये मौलाना साहब, नॉनसेंस कहते हैं इसे और कुछ नहीं कहते। नॉनसेंस नहीं है। मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।